जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया और जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है पुष्प। टॉपिक का नाम क्या होगा आज हमारा? टॉपिक का नाम है पुष्प। पुष्प मीन्स फ्लावर। फ्लावर। पुष्प। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन। पुष्प को पढ़ने जा रहे हैं तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन। पुष्पों का जो अध्ययन होता है, पुष्पों का जो अध्ययन, पुष्पा नहीं पुष्प। पुष्पों का जो अध्ययन है तो पुष्प का अध्ययन कहलाता है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। तो पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। फिर पे चलिए एक और बात कर लेते हैं, फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन? फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का क्रय विक्रय या फिर जो खेतियां होती है, तो पुष्पों की क्रय विक्रय खेती क्या कहलाता है? तो पुष्पों का क्रय विक्रय और खेती जो होती है, पुष्पों का क्रय विक्रय या खेती, ये सब क्या कहलाता है? पुष्पों का क्रय विक्रय, खरीदना, बीजना या फिर उनको उगाना, ये सब क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा इनके विषय में जानना थोड़ा सही है। अध्ययन करने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए हमें अध्ययन हम किसका कर रहे हैं और इनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप देख सकते हैं फलों पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पुष्पों की क्रय विक्रय या फिर खेती जो होती है क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। अब पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प जो होता है, याद रखना, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प जो होता है रूपांतरित प्ररोह। पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह। इसका कहने का मतलब क्या? रूपांतरित प्ररोह आप जानते होंगे, एक पादप है, पादप के नीचे मूल होती है। पादप के नीचे क्या होती है? मूल होती है। मूल में क्या ऊपर क्या निकलता है? तना। तना से क्या निकलती है? शाखाएं। और शाखाओं पर क्या होते हैं? यही पुष्प। शाखाओं पर क्या होते हैं? यही पुष्प होते हैं। पृथ्वी के नीचे जो भाग होता है, पृथ्वी के नीचे जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं मूल तंत्र। इसे हम क्या कहते हैं? मूल तंत्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मूल तंत्र। पृथ्वी के नीचे जो भाग होता है उसे मूल तंत्र कहते हैं। और पृथ्वी के बाहर पादप का जितना भाग होता है, पृथ्वी के बाहर पादप का जितना भाग होता है, पृथ्वी के बाहर पादप का जितना भाग होता है, इसे हम कहते हैं प्ररोह तंत्र। इसे हम क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। तो कहीं ना कहीं पुष्प भी किसका भाग है? प्ररोह तंत्र का भाग है। पुष्प भी किसका भाग होता है? प्ररोह तंत्र का भाग होता है। इसीलिए पुष्प को हम रूपांतरित प्ररोह कहते हैं। पुष्प को हम क्या कहते हैं? रूपांतरित प्ररोह होता है। तो पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोह है। पृथ्वी के नीचे पादप को जो भाग होता है उसे मूल तंत्र कहते हैं, और पृथ्वी के बाहर पादप को जो भाग होता है, तना हो गया, फल हो गया, पत्तियां हो गई, शाखाएं हो गई, ये सब प्ररोह तंत्र के भाग होते हैं। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। आइए पुष्प की संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना, पहले हम थोड़ी बहुत बातें इसके विषय में कर लेते हैं पुष्प की संरचना, तो फिर आपकी बात कर। देखिए,
अभी पुष्प की संरचना है, पुष्प की किस्म को बता रहे हैं। ये मान लीजिए आप शाखा है, ये क्या है, शाखा है, ये तना है, तने के नीचे मूल है, जड़े हैं, ये सब। जहां पर हमारा मान लीजिए पुष्प लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, पुष्प। अब आप भी जानते होंगे पुष्प जो होता है वो एक डंडी पर टिका होता है। पुष्प किस पर टिका होता है, एक डंडी पर। पुष्प किस पर टिका होता है, एक डंडी पर टिका होता है। पुष्प जिस डंडी पर टिका होता है उसे याद रखना, उसे हम कहते हैं पुष्प व्रंत। उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत। पुष्प जिस डंडी पर टिका होता है उसे हम कहते हैं पुष्प व्रंत। पुष्प जिस डंडी पर टिका होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत कहते हैं। ये पुष्प व्रंत आगे चल के फूल जाता है। पुष्प व्रंत आगे चल के क्या होता है, फूल जाता है। तो पुष्प व्रंत आगे चल के जो फूल जाता है, इस पुष्प व्रंत के आगे फूले हुए भाग को हम पुष्पासन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्प व्रंत आगे चल के फूल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। तो पुष्प व्रंत आगे चल के फूल जाता है जिसे हम कहते हैं पुष्पासन। तो कहीं ना कहीं जिस चीज का जो आसन होता है उसका आसन कहते हैं। जैसे राजा जिस पर बैठा होता है सिंहासन, तो पुष्प इस पर बैठेगा मतलब क्या है, पुष्पासन। तो पुष्प एक डंडी पर टिका होता है, क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत आगे चल के फूल जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। इसी पुष्पासन के ऊपर पुष्प के सारे भाग होते हैं, अर्थात पुष्प की संरचना की बात करनी है। तो इसी पुष्पासन के ऊपर पुष्प के सारे भाग होते हैं, और पुष्पासन के ऊपर जो भाग होता है उसे कहते हैं पुष्प पत्र। उन्हें क्या कहते हैं, पुष्प पत्र। पुष्प पत्र। इसी पुष्पासन के ऊपर बैठा होता हमारा पुष्प। इसी पुष्पासन पर कौन बैठा होता है, पुष्प बैठा होता है। तो पुष्प पत्र। अब पुष्प पत्र चार प्रकार के होते हैं। पुष्प पत्र कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पुष्प पत्र कितने प्रकार के होते हैं, चार। अर्थात पुष्प के कितने भाग होते हैं, मान लीजिए चार भाग होते हैं। कितने होते हैं, चार। नंबर एक, बाह्य दल पुंज। नंबर एक क्या है, बाह्य। नंबर एक बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। नंबर दूसरा दल पुंज। नंबर दूसरा क्या है, दल पुंज। तीसरा पुमंग। तीसरा भाग क्या है, पुमंग। और चौथा भाग क्या है, जायांग। क्या है, जायांग। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार। पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग होते हैं। तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार भाग। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। तो पुष्प की संरचना, तो पुष्प एक डंडी पर टिका होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पवृंत। जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत आगे चल के फूल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। और इसी पुष्पासन के ऊपर पुष्प पत्र लगे होते हैं। पुष्प पत्र चार प्रकार के होते हैं, बाह्य दल पुंज और उमंग और जायांग। इनके विषय में हम गहराई से अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी संरचना की विषय बात करते हैं। जैसे बाह्य दल पुंज क्या है, दल पुंज क्या है, उमंग और जायांग क्या है। तो नंबर एक बाह्य दल पुंज क्या है, बाह्य दल पुंज। तो नंबर एक बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या, नंबर एक बाह्य दल पुंज। अब बाह्य दल पुंज आप जानते क्या, पुष्प की संरचना बताते हैं पहले। पुष्प की संरचना बना लेते हैं। पुष्प की संरचना साथ साथ बनाते चले। पुष्प की संरचना, तो पुष्प एक डंडी पर टिका होता है, अभी आपको बता के आया। तो पुष्प एक डंडी पर टिका होता है, क्या कहते हैं, पुष्पासन। सॉरी, पुष्पवृंत। जिसे क्या कहते हैं, पुष्पवृंत। तो पुष्प एक डंडी पर टिका होता है, पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत आगे चल के फूल जाते हैं, क्या कहते हैं, पुष्पासन। और इसी पुष्पासन पर होते हैं पुष्प पत्र। कितने प्रकार के होते हैं, चार। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। तो सबसे पहले बाह्य दल पुंज की बात करते हैं। आप देखते होंगे पादप में जितनी भी हरी पत्तियां होती हैं, एक फूल में पुष्प में जितनी भी हरी पत्तियां होती है उन्हें बाह्य दल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बाह्य दल। उसे क्या कहते हैं, बाह्य दल। तो जितनी हरी पत्तियां होती है, आप देखते हो गुलाब देखते होंगे, तो गुलाब में देखिए छोटी छोटी पत्तियां नीचे लटकी होती हैं। छोटी छोटी पत्तियां नीचे क्या होती हैं, लटकी होती है। तो जो छोटी छोटी पत्तियां नीचे जो लटकी होती है उन्हें क्या कहते हैं, बाह्य दल। उन्हें क्या कहते हैं, बाह्य दल। एक तो होती नहीं, कई सारी होती है। एक तो होती नहीं बाह्य दल, एक तो होते नहीं
हरी पत्ती एक तो सिर्फ होती है जो नीचे छोटी छोटी लटकी होती है, तो बाह्य दल एक नहीं होती, कई सारी होते हैं। तो बाह्य दलों का जो समूह है, बाह्य दलों का समूह, जो बाह्य दल होते हैं, बाह्य दल, उन बाह्य दलों का जो समूह होता है, बाह्य दलों का समूह क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। बाह्य दलों का समूह क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल आप समझ में आई? आप बाह्य दल क्या है? बाह्य दल कुछ नहीं, ये हरी हरी पत्तियां होती है जो पादप की कलिका अवस्था में रक्षा करती है। अगर आप गुलाब को देखें तो गुलाब की कली अवस्था में देखें तो हरी हरी पत्तियां उसको ऊपर से ढके होती है, हरी हरी पत्तियां क्या होती है? ऊपर से ढके होती है। तो हरी हरी पत्तियां इन्हें ढकी होती है, उन्हें बाह्य दल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बाह्य दल। तो जितनी भी पुष्प में हरी हरी पत्तियां नीचे लटकी होती छोटी छोटी, उन्हें कहते हैं बाह्य दल। उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य दल। ये बाह्य दल का काम क्या है? तो बाह्य दलों का काम क्या होता है? बाह्य दल का काम है पादप की कलिका अवस्था में रक्षा करना। तो बाह्य दलों का काम क्या है? इनका काम होता है पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करना, कलिका अवस्था में रक्षा करना। तो पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करना इनका काम है, पुष्प कली अवस्था में उनकी रक्षा करना बाह्य दलों का काम। तो आई होप आपको बाह्य दल सामने आया होगा। दूसरा बात, दूसरी क्या है? दूसरी पुष्प पत्र का नाम दलपुंज। दूसरा क्या है? दलपुंज। तो अब दलपुंज क्या है? दलपुंज कुछ नहीं, जितनी भी रंगीन रंगीन पत्तियां आप देखते हैं पुष्प में, जितनी भी रंगीन रंगीन पत्तियां आप पुष्प में देखते हैं, वो रंगीन पत्तियां क्या होती हैं? दल। वो रंगीन पत्तियां क्या होती? दल। गुलाब में आपको जितनी भी रंगीन पत्तियां दिखाई पड़ती लाल लाल, वो सभी पत्तियां क्या है? दल है। वो सभी क्या है? दल है। एक तो होती नहीं भैया, कई सारी होती है। तो दल जो होता है, उन दलों का जो समूह होता है, दलों का जो समूह है, तो दलों का समूह क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। दलों का समूह क्या कहलाता है? दलपुंज। तो पादप की जितनी भी रंगीन पत्तियां होती है, पादप की जितनी भी रंगीन पत्तियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? दल। और दलों का समूह क्या कहलाता है? दलपुंज। तो जितनी भी रंगीन पत्तियां वो क्या है? दल। जितनी भी हरी पत्तियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य दल। बाह्य दलों का काम क्या है? कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करती, उन्हें ढके होती है। दलों का काम क्या है? तो दलों का काम क्या है? एक प्रकार से आकर्षित करने का काम है, कीट मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने। जितनी रंगीन होंगी उतना ही सुंदर दिखेगा, जितना सुंदर दिखेगा उतना उसकी तरफ आकर्षित होंगी। तो कहीं ना कहीं कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम कौन करता है? दल करते हैं। क्या करते हैं? कीट पतंगों को आकर्षित करने का काम करते हैं। तीसरा, तीसरा पुष्प पत्र क्या है? तो पुष्प पत्र पुमंग। क्या है? पुमंग। अब पुमंग क्या है? अब पुमंग कौन सी भला? तो पुमंग कुछ है भैया, पुमंग ये, पुमंग ये पुमंग है। पुमंग क्या है? ये है पुमंग, ये पुमंग। अब समझिए आप बात। गुड़हल आप देखते हैं, गुड़हल, गुड़हल का जो फूल होता है, गुड़हल के फूल में अगर आप देखें तो ये संरचना अच्छे से दिखाई पड़ती है। कहाँ दिखाई पड़ती है? जैसे आप देखते होंगे ये है, इनके साइड साइड में देखते होंगे गुड़हल में ये ऐसे लगे होते हैं, गुड़हल में ऐसे लगे नहीं होते, गुड़हल में साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। तो गुड़हल में जो संरचनाएं होती है इन्हें क्या कहते हैं? पुमंग। इन्हें क्या कहते हैं? पुमंग। एक को पुमंग नहीं कहते। ये जो संरचना, ये संरचना, ये संरचना एक पुंकेसर है, और पुंकेसर बहुत सारे होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। तो पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुमंग। पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुमंग। तो पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसर, ये पुंकेसर है। तो पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुंकेसरों का समूह कहलाता है पुमंग। पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। तो इन पुंकेसरों को जो समूह होता है पुमंग, ये एक संरचना है पुंकेसर, इसे हम एक पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर कई सारे होते हैं, तो पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुमंग। पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। पुंकेसर देखिए तो भैया दो संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, एक ये फूली हुई संरचना और एक डंठल। तो पुंकेसर दो संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। फूली हुई संरचना जो है इसे हम कहते हैं परागकोश, इसे हम क्या कहते हैं? परागकोश। तो ये संरचना परागकोश कहलाती है। और डंठी जो होती है, डंडी जो होती है, इसे हम कहते हैं पुतंतु, इसे हम क्या कहते हैं? पुतंतु। तो पुंकेसर कितनी संरचनाओं से मिलकर बनता है? दो संरचनाओं से। कौन कौन संरचना?
एक परागकोश, एक परागकोश होती है और दूसरा क्या होता है, पुतंत्र। और इन पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है, तो पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है। पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है, पुमंग। लास्ट चौथा पुष्पपत्र जायांग। चौथा क्या है, जायांग। जायांग, तो जायांग क्या है, जायांग ये संरचना, ये संरचना जायांग कहलाती है, ये संरचना जायांग। जायांग क्या है, तो जायांग ये भैया, अब ये जायांग नहीं, जायांग नहीं, सिर्फ जायांग की इकाई होती है। अर्थात ये संरचना भी कई सारी होती है। गुड़हल में तो आप देखते होंगे, गुड़हल में तो ये संरचना ऐसी होती है, ये ऐसी होती है। इन पर लगे होते कौन, इन पर लगे होते पुंकेसर। इन पर कौन लगे होते, पुंकेसर। तो जायांग भी एक पादप में कई सारे हो सकते हैं, जायांग भी पादप में कई सारे हो, सॉरी इस ये संरचना जो होती है, ये संरचना जायांग जो होते हैं किससे मिलके बनते हैं, जायांग मिलके बनता है स्त्री केसर। जायांग किससे मिलके बनता है, स्त्री केसर से। जायांग किससे मिलके बनता है, स्त्री केसर। तो स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग। स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग। स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग। अर्थात ये संरचना जो ये स्त्री केसर है, और एक पादप में कई सारे होते हैं, पादप पुष्प में कई सारे होते हैं, तो पुष्प में तो कई सारे होते हैं, स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग। स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग। स्त्री केसर, ये संरचना स्त्री केसर, इसमें तीन संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। ये ऊपर फूली हुई संरचना वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिकाग्र। डंडी जो होती है वर्तिका, सब क्या कहते हैं, वर्तिका। और ये संरचना फूली हुई जो संरचना होती है सब कहते हैं अंडाशय, सब क्या कहते हैं, अंडाशय। तो ये स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर होती है। और स्त्री केसर जो होता है भैया, ये कितनी संरचना होती है, स्त्री केसर जो होती है एक पुष्प में कई सारे हो सकते हैं। तो स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है भैया, स्त्री केसरों का समूह जायांग कहलाता है। स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग। ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर में तीन संरचनाएं दिखाई पड़ रही, कौन कौन सी है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तो तीन संरचनाएं होती है जो स्त्री केसर में होती है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय स्त्री केसर बनाती है। और इन स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, तो जायांग कहलाता है। स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग। तो पुष्प के चार भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुष्प में जितनी भी हरी पत्तियां होती है उन्हें क्या कहते हैं, बाह्य दल। एक पत्ती होती है कई सारे, तो बाह्य दलों का समूह क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज। ये कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करती है। पुष्प की जितनी रंगीन पत्तियां होती है उनको कहते हैं दल। इन दलों का समूह क्या कहलाता है, दलपुंज। दलों का काम क्या है, तो कीट मकोड़ों, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। पुंकेसर, ये संरचना जो होती है पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है, पुमंग। पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है, पुमंग। ये पुंकेसर है। पुंकेसर जो होती है दो संरचनाओं से मिलकर बनती है, फूली संरचना परागकोश और डंठल जो होती है क्या कहलाती है, पुतंतु कहलाती है। जायांग, ये संरचना जो मध्य में होती है इसे हम कहते हैं स्त्री केसर, इसे हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर तीन चीजों से मिलकर बनता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और ये एक पादप में एक पुष्प में कई सारे स्त्री केसर हो सकते हैं। इन स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग। इन स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग। स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी ये पुष्प के जो होते हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं ये पुष्प के आवश्यक पत्र हैं। सॉरी, बाह्य दलपुंज, दलपुंज जो होते हैं एक पुष्प के सहायक पत्र है। ये क्या है, सहायक पत्र होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज पुष्प के सहायक पत्र होते हैं। अर्थात हम कहना क्या चाहते हैं वो समझ रहे आप, सहायक पत्र। देखिए पुमंग और जायांग, पुमंग जो होता है पादप का नर वाला भाग होता है, और जायांग जो होता है स्त्री वाला भाग होता है, मतलब मादा वाला भाग होता है। तो कहीं ना कहीं ये संरचनाएं लैंगिक अंगों से संबंधित है, इससे संबंधित लैंगिक अंगों से, अर्थात ये संरचनाएं जो होती लैंगिक जनन करेंगी। तो ये पुष्प के आवश्यक है, ये पुष्प में क्या है, आवश्यक है। ये तो है पुमंग और जायांग, ये दोनों आवश्यक पत्र हैं। दोनों क्या है, आवश्यक पत्र हैं। एक पुष्प में ये दोनों आवश्यक पत्र हैं।
ये लैंगिक अंगों से संबंधित अर्थात लैंगिक जनन से संबंधित होंगे, जबकि बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या होते हैं, सहायक पत्र होते हैं, कहीं ना कहीं लैंगिक जनन में सहायता करेंगी। कैसे सहायता करेंगी? दलपुंज जितने परिहा होंगे, दल जितने रंगीन पत्तियां होंगी, कीट पतंग उतने ही उनकी तरफ आकर्षित होंगे, और जितना अधिक आकर्षित होंगे उतना ही उनके पैरों में परागकण चिपकेंगे, तो कहीं ना कहीं लैंगिक जनन में सहायता करेंगी। परागकण क्या होते हैं वो आगे आने वाले लेक्चर में आपको बता देंगे। तो जितनी रंगीन होंगे पुष्प उनकी तरफ आकर्षित होंगे, पुष्प जितना आकर्षित होंगे तो कहीं ना कहीं जनन में मदद करेंगी। बाह्य दलपुंज कहीं ना कहीं सहायक पत्र होते हैं, उमंग और जायान कहीं ना कहीं आवश्यक पत्र होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा, आपको पुष्प की संरचना समझ में भी आई होगी। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।